हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में जीटीएस क्लासेज में। तो आज एक बार फिर लिंग विद्यालय तथा समाज के कुछ 3 इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में एमजीके-वीपी के पूछा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ पे क्लिक करके छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपके लिए हमेशा फ्री है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, जो मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। पहला रखा है सामाजिकरण को परिभाषित करें, जो कि एमजीके-वीपी में 2017 में लघुत्तरी प्रश्न में पूछा है। दूसरा हमारा है समुदाय को परिभाषित करें, ये भी आपके एमजीके-वीपी के 2017 के पेपर में पूछा है। तीसरा है केवल एक लिंग हेतु विद्यालय की 2 कमियाँ। तो ये जो प्रश्न है ये एमजीके-वीपी के 2018 के पेपर में पूछा है। तो तीनों जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। पहला हमारा है सामाजिकरण को परिभाषित करें। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हम जो है आंसर लिखेंगे वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए सामाजिकरण। तो यहाँ पे आप सामाजिकरण के बारे में बताएंगे कि सामाजिकरण आखिर है क्या। तो यहाँ पे है कि सामाजिकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। यानी अगर सिंपल भाषा की बात करें तो ये क्या होता है कि सामाजिकरण क्या होता है, एक तरह का प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम जो भी जैविक प्राणी हैं, यानी जैसे मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पे, जैविक प्राणी में जो भी समाज के गुण होते हैं यानी सामाजिक गुण होते हैं उनका विकास होता है और वो एक तरह से सामाजिक प्राणी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। आगे देखते हैं। अर्थात सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है। जैसे मैंने कहा जैविक प्राणी की बात, जिसमें कि मनुष्य की बात हमने की। तो अगर इसको और अच्छे से समझा जाए तो जो भी समाज के गुण होते हैं, जैसे समाज के अंदर जो भी व्यवहार चल रहे हैं, समाज के जो भी रीति रिवाज हैं, जो नियम कानून हैं, जो गतिविधियाँ समाज की हैं, ठीक है, समाज के अंदर यानी जो चीज़ें व्याप्त हैं। अगर सामाजिकरण क्या होता है कि वो एक तरह का प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या करता है, मनुष्य समाज के इन सारे चीज़ों को सीखता है और जब ये चीज़ें वो सीखता है तब जाके वो एक तरह का सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो सिंपल भाषा में बस यही है कि सामाजिकरण क्या है, एक तरह की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है, मानव जो है, वो समाज के जो भी नियम कानून, व्यवस्था, रीति रिवाज, व्यवहार, गतिविधि, जो भी चीज़ें होती हैं यानी जो भी सामाजिक गुण होते हैं उसको वो सीखता है और एक तरह से सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सामाजिकरण इसी को कहते हैं। सिंपल भाषा में आपने समझ लिया। चलिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म लेकर इस समाज में आता है, लेकिन जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई भी सामाजिक लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह सामाजिक व्यवहार जैसे जैसे वह सामाजिक वातावरण में आता है, धीरे धीरे वह वहाँ के अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है तथा अपनी प्राप्त जन्मजात शक्तियों को सामाजिक वातावरण में विकसित करके सामाजिक बनने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, यानी ये कहा जाता है, हमें ये पता होता है कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, ये तो हम जानते हैं। तो बात करते हैं कि ये सामाजिक प्राणी कब बनता है, क्या जन्म से बनता है? तो नहीं। जब मनुष्य पैदा होता है यानी जब इंसान पैदा होता है और जन्म लेकर समाज में आता है तो उस समय तक उसके अंदर कोई भी सामाजिक लक्षण या सामाजिक गुण नहीं होते, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता है। उसके अंदर कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। तो वो क्या करता है कि जब वो इस समाज में रहने लगता है, धीरे धीरे इस समाज के व्यवहार को जो है अपनाने लगता है और उस तरह से ही जो है बर्ताव भी करने लगता है, सामाजिक चीज़ों को सीखने लगता है और जो भी उसके अंदर जन्मजात शक्तियाँ जो भी हैं उसको वो इसी समाज में रह के विकसित करता है और विकसित करके वो एक तरह का सामाजिक जो है वो सामाजिक प्राणी बनने का प्रयास करता है। ये जो प्रक्रिया होती है जन्म से लेके फिर एक सामाजिक जो है सामाजिक इंसान बनने की या सामाजिक प्राणी बनने की, तो वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज का स्वीकृत सदस्य बनना सीखता है।
यानी सिंपल भाषा की बात करें तो सामाजिक प्राणी बनने का क्या मतलब कि वो समाज का एक सदस्य बन गया है। तो सामाजिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, जिसके माध्यम से यानी सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, समाज का एक स्वीकृत यानी अपनाया हुआ सदस्य बनता है। जब आप सामाजिक नियमों, कानूनों, व्यवस्थाओं, व्यवहारों इन सबको नहीं मानते हो तो आपको ये कहा जाता है कि आप सामाजिक व्यक्ति नहीं हो। लास्ट में ये बताया गया है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया एक सतत है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यानी ये आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो ये चीज़ सामाजिकरण के बारे में बताया गया है, ये एक तरह की विशेषता होती है सामाजिकरण की। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की जो कुछ विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग दी। मैंने यहाँ पे 4 जो है जो परिभाषाएं रखी हैं, आप कोई भी 2 जो है याद कर सकते हैं। तो पहला है ग्रीन के अनुसार कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। फीचर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण इस प्रकार का सीखना है, सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। और न्यू मेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। तो ये 4 लोगों की परिभाषाएं हैं, यानी इन लोगों ने अपने अपने अनुसार जो है सामाजिकरण को परिभाषित किया है। तो मैंने 4 लोगों के रखे हैं, आप चाहें तो 2-3 जो भी आप कंफर्टेबल लगे, एटलीस्ट एक तो याद ही कर लें। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। सामाजिकरण के बारे में हमने बता दिया कि सामाजिकरण क्या होता है, समझाने की भी कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को समझिएगा, रटिएगा मत, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप खुद भी लिख सकें। केवल एक परिभाषा या 2 परिभाषा याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, समुदाय को परिभाषित करें। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे पहले समुदाय। तो समुदाय के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम कि समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा मुनिस शब्दों से बना है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर अर्थात एक साथ, तथा मुनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश की है हमने तोड़ के, यानी कम्युनिटी को हमने तोड़ने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि समुदाय का आखिर मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रकार, समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। ठीक है, तो ये हमने शाब्दिक अर्थ समुदाय का समझ लिया कि समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, एक तरह से मिलकर, एक साथ मिलकर सेवा करना है। ठीक, अब आगे और समझने की कोशिश करते हैं समुदाय को। तो लिखेंगे अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। यानी समुदाय क्या है, एक तरह का समूह है। किसका, व्यक्तियों का समूह है, जहाँ पे जो है सभी व्यक्ति है आपस में जो है वो मिलकर रहते हैं, यानी उनमें जो है मिलजुल कर रहने की भावना होती है और इसके साथ ही वो जो है परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जो भी उनके अधिकार है उसका उपयोग करते हैं। ठीक, आगे इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। समुदाय को इस तरह भी वर्णित किया जा सकता है कि समुदाय वह मानव समूह है जो समान जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया गया है। ठीक है, यानी अगर समुदाय की बात की गई तो ये समुदाय कहाँ पे रहती है, तो ये कहा गया है कि समुदाय तो पहले सबको पता है कि मैंने अभी बताया कि ये क्या है, लोगों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, यानी मानव का समूह होता है जो सामान्य जीवन जीने जो है व्यतीत करते हैं। कहाँ पर करते हैं, एक निश्चित भूभाग पे, यानी कोई क्षेत्र है वहाँ पे ये लोग जो है सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए समूह में मानव जो है वो रहते हैं और उस जो निश्चित भूभाग है उसमें वो सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किए गए होते हैं, इसीलिए इसको हम समुदाय कहते हैं। समुदाय में ये चीज़ कहा गया है कि प्रत्येक समुदाय के सदस्य में मनोवैज्ञानिक लगाव तथा हम की भावना पाई जाती है। समुदाय के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने राय दिए हैं। देखिए, समुदाय जो होता है, यानी समुदाय की एक खासियत ये है कि पहले तो वो मिलजुल कर रहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मानव जो है वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये जो है कि इनमें आपस में लगाव होता है, यानी मनोवैज्ञानिक लगाव होता है जो समुदाय के सदस्य होते हैं। साथ ही उसमें मैं की भावना नहीं, उसमें हम की भावना होती है, यानी वो लोग आपस में मिलजुल कर सारी चीज़ों को जो है करना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, ये भावना उनके अंदर देखी गई है। तो हम की भावना जो है वो समुदाय के सदस्यों में पाई जाती है। इसके जो यहाँ पे कुछ विद्वानों ने अपने अपनी परिभाषाएं दी हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे कि
परिभाषाओं में कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार है। यानी अब हम कुछ विद्वानों की परिभाषाएं देख लेते हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है समुदाय को परिभाषित किया है। तो पहला हमारा है के डेविस के अनुसार। तो इन्होंने कहा कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। दूसरा है बोगार्डस के अनुसार। तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्र तक हम की भावना पाई जाती है। तीसरा है आगवर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। चौथा है मैकाइवर के अनुसार। तो समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। तो देखिए कम से कम यहाँ पे भी 4 हैं, तो एक या दो तो आप याद कर लो, क्योंकि परिभाषाएं जो है वो बदलती नहीं है। परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपको नाम नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में इस तरह से कि कुछ विद्वानों द्वारा इसे परिभाषित किया गया है जिनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है कि किसके अनुसार है, तब भी आप जो है इन्वर्टेड कॉमा में जो है परिभाषा को लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमने समुदाय को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि केवल एक लिंग हेतु विद्यालय की 2 कमियां लिखें। तो सिंगल सेक्स स्कूल या सिंगल जेंडर स्कूल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंगल जेंडर स्कूल या सिंगल सेक्स स्कूल या एकल लिंग विद्यालय या एक लिंग हेतु विद्यालय, सब एक ही चीज़ है। तो इसकी 2 कमियाँ आपको बतानी हैं। तो हम उत्तर में पहले हेडिंग डालेंगे केवल एक लिंग हेतु विद्यालय की कमियाँ। तो यहाँ पे 2 ही कमियाँ पूछा है, तो हम 2 कमियाँ ही डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं कि केवल एक लिंग हेतु विद्यालय से आखिर तात्पर्य क्या होता है। तो लिखेंगे केवल एक लिंग हेतु विद्यालय से तात्पर्य ऐसे विद्यालयों से है जहाँ महिला या बालिका तथा पुरुष या बालक को अलग अलग कक्षाओं या स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी दोनों को साथ में शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, साथ में जो है वो एजुकेशन उनको प्राप्त करने नहीं दिया जाता है। उनको अलग अलग विद्यालय, उनके लिए महिलाओं के लिए अलग है, बालकों के लिए अलग है। यानी महिला या बालिका के लिए अलग विद्यालय होते हैं और पुरुष या जो है बालक उनके लिए अलग विद्यालय होते हैं। वही सिंगल जेंडर स्कूल या एकल लिंग विद्यालय कहलाते हैं। तो आगे इसमें बताया गया है एकल सेक्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केवल एक लिंग हेतु विद्यालय की व्यवस्था की जाती है। यानी जो है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या लड़कों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग इनके लिए उस लिंग की जो है विद्यालय, उस लिंग का विद्यालय जो खोला जाता है। लड़की है तो बालिकाओं के लिए जो है विद्यालय खोले जाते हैं अलग से, लड़का है तो बालकों के लिए अलग से विद्यालय खुलते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे एकल लिंग शिक्षा को एक प्रशासित शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां पर्यावरण में केवल एक लिंग होता है। यानी अगर हम बात करें कि एकल लिंग शिक्षा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पर्यावरण जहां पे केवल एक लिंग होता है। यानी पुरुष है तो मतलब बालक है या लड़का है तो उसके लिए अलग शिक्षा दी जाती है, एकल लिंग शिक्षा का मतलब। और अगर लड़की है यानी बालिका है तो बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय होते हैं। यानी पर्यावरण में केवल एक लिंग होता है, लड़की है तो लड़की, लड़का है तो लड़का। ठीक, एक लिंग है तो विद्यालय के अपने कुछ गुण हैं तो साथ ही कुछ दोष भी हैं। तो यहाँ पे हमसे केवल दोष पूछा है, केवल 2 दोष पूछा है, तो हम केवल उसी की बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लिखेंगे एक लिंग है तो विद्यालय की 2 कमियाँ या दोष इस प्रकार हैं। पहला, कम समाजीकरण, यानी उनका समाजीकरण अच्छे से नहीं हो पाता, कमी रह जाती है उसमें। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे आप सिंगल सेक्स स्कूलों में लड़कियां और लड़के विपरीत लिंग के साथ सामूहिकरण करना सीखने से चूक जाते हैं, जिससे उन्हें स्कूल के बाहर अपने समकक्षों से मिलने में शर्म या असहजता महसूस होती है। जब वे विपरीत लिंग के अन्य बच्चों का सामना करते हैं तो वे ये नहीं समझ पाते कि किस तरह प्रतिक्रिया दें, क्योंकि वे ऐसे पर्यावरण से अपरिचित होते हैं। तो देखिए आप इसको अपने जो है निजी लाइफ में समझने की कोशिश करिएगा। आपने अगर किसी ऐसे इंसान को देखा है या आप खुद ऐसे जगह से पढ़े हैं जहाँ पे केवल एक लिंग है, यानी लड़की है तो केवल लड़कियों स्कूल से पढ़े हैं, लड़के हैं तो केवल लड़कों के स्कूल से पढ़े हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं, यानी अगर कोविड स्कूल की बात करें जहाँ पे लड़की और लड़का दोनों है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत असहजता महसूस होती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते, आप बहुत जो बेबाक तरीके से वहाँ पे नहीं मिल पाते, आपको शर्म आती है, हिचक रह जाती है आपके पास। तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि
जो सिंगल सेक्स स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका सामाजिकरण अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें कमी रह जाती है। वे नहीं समझ पाते जब वो बाहर निकलते हैं या विपरीत लिंग से बात करते हैं कि उनके सामने किस तरह रिएक्ट करें, किस तरह से उनकी बातों का प्रतिक्रिया दें, तो उनको क्योंकि असहजता महसूस होती है। तो ये चीज़ आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा। ठीक। दूसरा है अवगुणों की अधिकता। तो लड़कियों के स्कूल में केवल लड़कियों के आसपास होने से तथा लड़कों के स्कूल में केवल लड़कों के आसपास समूह में रहने से उनके बीच अधिक कटुता उत्पन्न हो सकती है तथा साथ ही उद्धता, निर्लज्जता जैसे अवगुण भी अधिक देखने को मिलते हैं, जो एक लिंग विद्यालयों का एक मुख्य अवगुण है। तो आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी, जो सिंगल सेक्स स्कूल होते हैं यानी लड़कियों के हैं तो केवल लड़कियों के, लड़कों के हैं तो केवल लड़कों के, तो वहाँ पे ये देखा जाता है क्योंकि साथ में रहने से थोड़ी सी एक होती है हिचक रहती है कि नहीं हमें अच्छे से रहना है, थोड़ा मैनर जो है आ जाता है। जब सिंगल सेक्स स्कूल होता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो है आपस में जो है कटुता की भावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सिंगल सेक्स होने की वजह से जो है एक घृणा की भावना वो देखने को अधिक मिलती है, कटुता की भावना देखने को मिलती है। साथ ही लोग जो है उद्धतता भी आ जाते हैं, बहुत कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी जो है बदतमीजी से बोलना या फिर ये सारी चीज़ें। साथ ही निर्लज्जता जैसे जो अवगुण होते हैं, यानी उन्हें किसी चीज़ का शर्म नहीं है, कुछ भी कभी भी कुछ भी कहना, कुछ भी करना, ये सारी चीज़ें जो हमें अवगुण देखने को मिलते हैं सिंगल सेक्स स्कूलों में। तो क्या है, ये भी एक तरह का जो अवगुण है ये सिंगल सेक्स स्कूलों में देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे 2 अवगुण बताए क्योंकि हमसे 2 ही पूछा था। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।